1980 में बेरी हलके में एक उपचुनाव हुआ था। उसमें टिकट मिली चौधरी अजीत सिंह कादयान को, जो हमारे साथ हैं। और इस रोचक और रोमांचक उपचुनाव में लोकदल के प्रत्याशी चौधरी अजीत सिंह को जीत हासिल हुई और ब्रिगेडियर रण सिंह के जो सपने थे उनको इससे बहुत धक्का लगा। उस दौर की राजनीति में क्या कुछ चल रहा था, चौधरी चरण सिंह की हरियाणा में राजनीति किस तरह थी, और उस दौर के राजनेताओं के से जो बाबू अजीत ने जो अनुभव बटोरे हैं आज उनसे पूछेंगे हम। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। बाबू जी सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आपका जो राजनीति में है वो आना कैसे हुआ? मैं स्कूल टाइम से आर्य समाज से प्रभावित रहा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी आर्य समाजी थे। और मेरा आर्य समाज में संपर्क स्वामी इंद्रवेश जी से हुआ। अच्छा। उस टाइम वो इंद्रदेव मेधारथी होते थे और गुरुकुल झज्जर में वो प्राध्यापक थे। अच्छा। हाँ जी। मैं यहाँ नेहरू कॉलेज में पढ़ता था। यहाँ पढ़ते पढ़ते उनसे संपर्क हो गया झज्जर में। उनके साथ सानिध्य हो गया, मेल जोल बढ़ता गया। और आर्य योग परिषद उन्होंने बना रखी थी उन दिनों। अच्छा। उसके माध्यम से हम जवानों में एक कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ रहे। अच्छा। तो जो 1980 में जब चुनाव हुआ तो आपका ये टिकट पे कैसे दाव लगा? क्योंकि आप उस समय बहुत सीरियस कैंडिडेट नहीं थे, कैसे मिली आपको टिकट? उस समय यूँ लगा कि स्वामी इंद्रवेश युवकों में कार्य करते करते 1970 में आर्य सभा एक नई पार्टी स्थापित की हरियाणा में। उन दिनों में हम कॉलेज में होते थे। अच्छा। और आर्य युवक परिषद का काम हम कॉलेज में स्वामी इंद्रवेश की तरफ से करते थे। अच्छा। और उसके बाद इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी तक भी हम काम करते रहे, क्योंकि 1970 में आर्य सभा हमने बना ली थी। और एक युवक के नाते आर्य सभा में हम काम करते रहे 70 से ही। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के बाद सारे अपोजिशन के नेता जेल में थे। जब ये जेल से बाहर आए तो हम सब ने निर्णय लिया कि भाई अब पार्टियों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, जनता पार्टी बना ली। जनता पार्टी से पहले हम भारतीय क्रांति दल, जिसके अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह थे, आर्य सभा को हमने बीकेडी में मर्ज कर दिया। उसके कुछ महीने बाद फिर जनता पार्टी बनी, बीकेडी जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो हम बीजेपी जनता पार्टी में बीकेडी के घटक थे। उस नाते हमारा सीधा संबंध चौधरी चरण सिंह से था। स्वामी इंद्रवेश 1980 में रोहतक लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद बन गए थे। चौधरी चरण सिंह ने 1980 में जो 3 उपचुनाव होने थे हरियाणा में, वो चौधरी चरण सिंह के पास हरियाणा से उसमें 4 एमपी होते थे। अच्छा। तो 3 एमपीओ की जिम्मेवारी लगाई। सोनीपत से चौधरी देवीलाल थे। भट्टू कलां से एमएलए रहे, वो सीट खाली हो गई क्योंकि वो सांसद हो गए। भट्टू कलां की जिम्मेदारी चौधरी चरण सिंह ने चौधरी देवीलाल को दी। अच्छा। और अटेली से राव वीरेंद्र एमएलए थे, वो सांसद हो गए कांग्रेस के, वो सीट खाली हो गई। वहाँ की जिम्मेदारी, क्योंकि पहले मनोहर लाल सैनी एमपी वहाँ से थे और उस टाइम वो कुरुक्षेत्र से चुने गए थे, उनको दे दी। उनको जिम्मेवारी दी, बुला के कि भाई आपने ये सीट जीत के लानी है। और रोहतक संसदीय क्षेत्र में बेरी हल्का पड़ता है, ये जिम्मेदारी स्वामी इंद्रवेश को दी कि बेरी की टिकट कि ये आपने जीत के लानी है। तो क्योंकि मैं बचपन से उनके साथ कार्य करता था, बीकेडी के घटक के नाते हम जनता पार्टी में टिकट मांगी आपने? मांगी थी जी मुझे दे दो, या फिर उनका वैसे मन किया आपको टिकट? नहीं, मैं बहुत निकटतम था पार्टी में। और उस टाइम जनता पार्टी का युवा जनता पार्टी का मैं जिले रोहतक का अध्यक्ष था। अच्छा। नौजवानों को टिकट देनी थी। और युवा होने के नाते जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी उन्होंने मेरे को प्रेफरेंस दी होगी। टिकट तो कोई और मांगते थे, फार्म तो मैं नहीं भरा था। पर क्योंकि स्वामी इंद्रवेश को ये जिम्मेदारी दे दी, उन्होंने अपना
निरीक्षण करके कि भाई कौन निकाल सकता है। जब और बाबूजी सारे आपके चुनाव पे बाद में आऊँगा, सबसे पहले मुझे बताओ कि वो जो टिकट है, वो जो 1980 का उपचुनाव है, वो क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि ब्रिगेडियर रण सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया था जनता पार्टी से। जनता पार्टी के 37 विधायक लेकर के भजन लाल कांग्रेस में पूरे दल के साथ शिफ्ट हो गया। 11 विधायक वो बचे थे जो चौधरी चरण सिंह के समर्थक थे। उनमें ब्रिगेडियर रण सिंह भी थे, पर क्योंकि इंदिरा गांधी सेंटर में आ गई थी, इंदिरा गांधी से उनका लगाव था, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को ये कहा होगा कि भाई मैं सीट जीत के आता हूँ, या उन्होंने मन में सोचा होगा ये तो वो जाने, बस वो हाँ इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा उन्होंने दे दिया कि मैं भजन लाल की तरह आस्था नहीं बदलूंगा पार्टी की, मैं पार्टी के नाते कांग्रेस से जीतूंगा भाई चुनाव में। ब्रिगेडियर रण सिंह को भी कांग्रेस ने नहीं दी, उन्होंने भी किसी युवा को ही दी। अच्छा, भूप सिंह थे, वो युवा थे, मेरी उम्र के थे। और चौधरी चरण सिंह ने भी युवा कैंडिडेट लाना था, इसलिए मुझे जी, और क्योंकि मैं युवा जनता पार्टी का अध्यक्ष था जिले का। तो ब्रिगेडियर रण सिंह ने क्या किया फिर? ये बैठी बिठाई अपनी विधायकी भी बैठी बिठाई विधायकी इसलिए खो दी, उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया कि भी MP ना MLA लिए, मिनिस्टर लिए, दोबारा भी बन लिया, अब तो मुख्यमंत्री ही बनना है। क्योंकि वो बड़े लेवल के आदमी रहे, फौज में ऊंचे पदों पर रहे, तो मुख्यमंत्री बनने का सपना उनके दिमाग में आया और उन्होंने अपना ये रिस्क लिया। तो वो फिर आगे उनके रिस्क को वरीयता नहीं दी गई, वो रिस्क में डाउन रह गए। ऐसे तो बहुत लोग जिंदगी में रिस्क लेते हैं। तो भूप सिंह जी और आपका मुकाबला हुआ कांग्रेस और जनता पार्टी एस चौधरी चरण सिंह, ये पार्टी का नाम होता था। महिला का चुनाव निशान होता था हमारा। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि पार्टी के 3 फाड़ हो गए थे। जनता पार्टी एस चौधरी चरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को ही बनी थी, और जो बची खुची जनता पार्टी थी। अच्छा, तो मैं जनता पार्टी एस चौधरी चरण सिंह का उम्मीदवार था। तो आपके चुनाव प्रचार में चौधरी चरण सिंह आए? चरण सिंह आए। अच्छा। आखिरी जनसभा बहुत ही महत्वपूर्ण जनसभा की, पूरे क्षेत्र के लोग नहीं बल्कि हरियाणा के लोग इकट्ठे थे। कहाँ हुई थी ये जनसभा? बेरी में जनसभा हुई। तो क्या कहा था चौधरी साहब ने? चौधरी साहब ने कहा, भाई देखो कांग्रेस की पूरी नीतियाँ, ये वो सारा इतिहास बता के फिर आया वो कि भैया रे कैंडिडेट का क्या नाम है। पूछा, मंच से ही पूछा? मंच पर ही पूछा। बोले जी जो आपके लड़के का नाम है वही इनका है। फिर खुश हो गए हंस के। भाई यूँ करना, इस लड़के को जिता देना, मेरा एक पड़ी खून बढ़ जाएगा। पड़ी का है दूध डालने की बात, एक पड़ी खून बढ़ जाएगा मेरा। और लोगों ने जय जयकार की और अपने कायम पर रहे। उन दिनों हर आदमी अपने आप को चौधरी चरण सिंह समझता था, और अच्छा, चरण सिंह समझ के लोगों ने लड़ाई ली, इसलिए सरकार से टक्कर ले गए। हम 2500 वोटों ली। बाकी 2 में अटेली से जो कैंडिडेट थे वो 25,000 से आ रहे। अच्छा, कांग्रेस जीती। और भट्टू वाले? और भट्टू वाला 12,000 10,000 से आ रहा। अच्छा, हाँ जी। ये एकमात्र उस टाइम 43 उपचुनाव थे उत्तर भारत में, एकमात्र बेरी हल्का जनता पार्टी एस की एस का चौधरी चरण सिंह की इज्जत केवल बेरी ने रखी, सिर्फ बेरी ने रखी। अच्छा, तो इसके अलावा भी आपने चौधरी साहब से आपका कभी मिलना जुलना हुआ? चौधरी साहब से मेरा संपर्क जब तक वो जिंदा रहे उनसे रहा। किसी कारण से वो जाने या परमात्मा जानता है, मुझे 82 का चुनाव नहीं लड़वाया गया, फिर भी मैं पार्टी का आस्थावान सिपाही रहा। चौधरी चरण सिंह जब तक जिंदा रहे और चौधरी अजीत सिंह जब तक कांग्रेस के संपर्क में ना आए, तब तक हम लोकदल में रहे, चौधरी चरण सिंह के साथ रहे। और आज भी हम कहीं भी हैं, चौधरी चरण सिंह हमारे नेता हैं और वो हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारे दिल में बसे हुए हैं। अच्छा, जो आपका और हम उनकी हर नीति को मानते हैं। जो बेरी हल्का है, जिसमें बड़े नेता हुए हैं। हाँ, भगवत दयाल बेरी से हुए, प्रोफेसर शेर सिंह बेरी से हुए, दौलता बेरी से हुए, ब्रिगेडियर रण सिंह बेरी से हुए, सब जाने माने हुए। ओम प्रकाश बेरी यहीं से। ओम प्रकाश बेरी तो चलो शेर सिंह के विरासत में है।
और ये आपके अब 5-6 बार से बन रहे हैं रघुवीर सिंह का अध्ययन। रघुवीर सिंह का अध्ययन बेरी से है। तो मतलब बेरी ने छोटे नेता तो दिए नहीं, बेरी के लोग बड़े समझदार हैं, बहुत ही हर आदमी राजनीति ये- के गलत फैसला कभी नहीं लेते। बाबू जी जो नाम आपने गिनाए हैं जैसे पंडित भगवत दयाल है, क्या 67 के चुनाव की कोई बात याद है आपको? 67 में मैं था 5वीं क्लास में। अच्छा। हम नारे लगाते थे शेर सिंह के। अच्छा, क्या नारा था वो? नारा तो पता नहीं बच्चों के क्या क्या होते हैं, हाँ। वो सारे नारे लेकिन तो ऐसे ही। जीत तो पंडित भगवत दयाल गए थे वो चुनाव। भगवदल हमारा हल्का, हमारा गांव ये था माजरा, ये हल्के में था। पर अब क्योंकि 5वीं क्लास के बच्चे को क्या होता है, वो तो बच्चे ही होते हैं, हम तो बहुत बच्चे थे काफ़ी उस टाइम। पर हमें ये याद है कि भाई शेर सिंह आता था हाँ, तो हम नारे लगाते थे खूब, जोर जोर से। और आते थे कोई कांग्रेस वाले तो हम भगा देते थे उनको, पीछे हो रहे थे वो कर देते थे। अब उन दौलता जी के बारे में बताइए। दौलता जी बड़े निडर और निर्भीक, वो तो कहता था। हाँ। एक बार चश्मे लगा रखे थे हाँ, और एक औरत से पूछा, ताई किसकी वोट देगी? है। बोला भाई मैं दूंगी प्रताप काणी होगी। अच्छा। तो चश्मे हटा के बोला देख कत्ती फूट रही है कि नहीं? बोला भाई तो नहीं दूंगी फिर। हाजिर जवाब आदमी थे दौलता। बताते हैं वो अपने मतदाताओं को पत्र भी लिखा पत्र करते। लिखते थे कि भाई टाइम नहीं मिलेगा, मेरे पत्र को ही मेरी हाजिरी मान लेना, और मैंने एक आंगली पकड़ा दो, पहुंचा तो मैं आप पकड़ लूँगा। बड़े टोटके उनके आज तक भी जिंदा हैं, निर्भीक, निडर और साफ आदमी थे। बाकी राजनीति उन दिनों की वो क्या करते रहे वो तो एक अलग बात है। तो उसके बाद भी आपको चुनाव लड़ने का कोई अवसर मिला? फिर करते कराते हम 1900 चौधरी अजीत सिंह के साथ रहे, चरण सिंह के बाद। फिर 93 में हरियाणा में शराबबंदी आंदोलन चला, तो हमने जो आर्य सभा हमारी पहले कभी 70 में थी और 75 तक चली, वो फिर हमने रिवाइव करके 93 में बना ली और 96 तक चली। 96 का जो चुनाव था वो मैंने लोकसभा का लड़ा था। अच्छा। रोहतक से जो आप अच्छे खासे मार्जिन से हार गए थे। मैं हार गया था बहुत बढ़िया तरह से, और मेरी वोट 10,000 से के आसपास ऊपर नीचे रही। इतनी उन दिनों ये होते थे आज़ाद प्रत्याशी, ये सारा के कौन है वो दलाल, रमेश दलाल होता था आज़ाद, मन्ने आज़ाद मान रहे थे। 3 बड़े कैंडिडेट थे, चौधरी देवीलाल, भूपेंद्र सिंह, और एक भाजपा का था PK चौधरी। तो आपको कही नहीं देवीलाल जी ने कि क्यों वोट खराब करे भाई, मैंने दे दे वोट? नहीं, देवीलाल जी ने नहीं कही, हालांकि बाहर में आए थे वो। अच्छा। और इतनी तो कही थी उन्होंने कि भैया अजीत सिंह बता, 1982 में टिकट चौधरी चरण सिंह ने मेरे को ज़्यादा दी थी या स्वरूप सिंह को ज़्यादा दी थी? तो ये तो मैंने बता दी थी भाई, 53 टिकट स्वरूप सिंह को मिली थी, 17 आपको मिली थी। वो इस बात से खुश थे। 17 फिर उनको याद ही नहीं रहा कि मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो एक पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के नाते लड़ रहा था, वो मैं लड़ा। अच्छा। और पूरे हल्के मैंने प्रचार किया। आपके जो नेता थे स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी इंद्रवेश स्वामी अध्यक्ष होते थे, इंद्रवेश जी। महामंत्री स्वामी अग्निवेश होते थे। स्वामी आर्यवेश जी। हरियाणा का मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी था आर्य सभा का। शराबबंदी आंदोलन में जो लोगों को घाघरी वाघरी पहनाने का जो खूब हमने 3 साल काम किया। आप हमने लोगों इतना की लोहा गर्म किया, बंसीलाल ने चोट मारी लोहा के ऊपर, कामयाब रहे। लेकिन हमें आप इच्छा लोग थी बढ़िया। टिकट तो नहीं दी जो बंसीलाल ने कोई? हमने समझौता करना चाहा बंसीलाल से, और थोड़ी सी थोड़ी पर भी हम आगे थे, पर समझौता वो सिरे नहीं चढ़ा नेताओं का। समझौते के बीच में तो मैं नहीं था, पर नज़दीक सी था मैं। वो सिरे नहीं चढ़ा था हमने भाई, पार्टी के नाते आज़ाद लड़ना, आज़ाद वो छोटी पार्टी थी जैसी थी, हम लड़े। उसके बाद हमारे ऊपर के जो नेता थे वो कुछ भारी बीमारी में आ गए, पार्टी नहीं चली या छोड़ दी। फिर अपने अच्छा बहुत ही राजनीति आर्य समाज का फिर करने लगे। आपने कोई पैसे वैसे भी बनाए? पैसे कौन बनाता, मुझे कौन देता, किस नाम के देता? हाँ। बताओ। 1980 में बना, जब सरकार अपोजिशन की थी, ना अपोजिशन में थे हम। 80 के 1 महीना 2 महीना रहा, 81 पूरा साल मुझे मिला। 82 के अप्रैल में चुनाव हो गए, मैं कहाँ बनाता, कौन देता मुझे, क्यों देता? अच्छा, आपके किस लिए देता बताओ? चुनाव में कितना खर्च? 37 दल बदल करके, वो भी पहले ही करके थे। हालांकि मेरे जो विरोधी हैं वो जो चाहते थे भी ये नया लड़का ना रहे राजनीति में, ये घने दिन से इसको काटो। दुष्प्रचार भी मेरे खिलाफ किया। अच्छा, किया?
एक झूठ को 100 बार बोल दो, सच हो जाती है वो। दुष्प्रचार किया और हमने सहा। फिर क्या करें भाई, किस किस को कहे, हम जैसे हैं अपना काम कर रहे हैं जहाँ भी है। अच्छा, आप चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह के साथ आप लंबे समय तक रहे। हाँ, चौधरी चरण सिंह की भारतीय राजनीति में जो पहचान है वो एक ईमानदार राजनेता के रूप में है। बिल्कुल। तो क्या खासियतें आपको उनके नज़र आई जब भी आप क्यों उनके साथ इतना लंबे समय? ऐसा है, हम उनसे व्यक्तिगत भी मिलते रहे। हालांकि वर्करों को बड़े नेताओं से नहीं मिलने दिया जाता या वो नहीं मिलते, हम उनसे सीधे मिलते थे। हमने हर दम जब भी घर में जाते तो धरती पर बैठे दिखाई दिए। अच्छा, जमीन पर बैठते थे, छोटी सी पाटड़ी रखा करते, मुनीम वाली, उस पर किताब है मुनीम वाली, और उस पर बैठ के बात करते थे और खूब सारी बात करते थे। कभी लाग लपेट लड़ाओ धर्म का, कोई धर्म वरम नहीं मानते, सीधा कहते थे मैं आर्य समाज का आदमी हूँ। अच्छा। हाँ, एक बार जब मैं विधायक था पानीपत में, हम जब 12 ज़िले होते थे हरियाणा में, हर ज़िले में चौधरी चरण सिंह का जलसा हमने करवाया। उसमें उनके MP MLA सब जुट जाया करते। तो पानीपत में हम जलसा करा रहे थे, चौधरी चरण सिंह को बुलाया, वो रेस्ट हाउस में रुके हुए थे। तो कुछ सरदार आए कि जी चौधरी साहब से हमने वो गुरुद्वारे में वो करना है, सरोपा भेंट करेंगे, हम सम्मानित करेंगे उनको। तो चरण सिंह से हमने कहा, उन्होंने कहा भाई ये करो, मैं चला तो जाऊंगा, पर उनसे ये पूछ के आओ कि मैं लंबा नहीं लेटूंगा। जो आगे लंबा लेटते हैं, मैं लंबा नहीं लेटूंगा। मैं आर्य समाज को मानता हूँ और वो लंबा लेट के पता नहीं क्या करते, मैं वो काम नहीं करूँगा। साहब को नमन करते हैं, नमन कर दूंगा, वो करते, वो तरीका मेरा नहीं है। हमने फिर पूछा भाई ऐसे ऐसे तो कोई तुम बुरा मानो, कहीं वो सिर्फ आएंगे और नमस्ते करेंगे, फिर और कुछ नहीं करेंगे वो। बोले जी ठीक, हम तो इतना ही चाहते हैं। वो गए, उनको सरोपा भेंट किया, तलवार भेंट की, उनका सम्मान किया। और एक बार किसी से पूछा भी था उन्होंने कि जी आप किस धर्म को मानते हो? अच्छा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, किसको मानते हो? बोले जी मैं मानव धर्म को मानता हूँ और आर्य समाज को मानता हूँ। सीधा कहा उन्होंने। कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो देश का, वो कभी नहीं कहता कि मैं किसको मानता हूँ। उन्होंने कहा मैं आर्य समाज की नीतियों को, स्वामी दयानंद की नीतियों को मानता हूँ, उसकी जो धार्मिक आस्था वो मेरी है, बाकी मैं किसी को नहीं मानता। वो इतने साफ, निश्चल, उन्होंने किताब लिखी शिष्टाचार, किताब उनकी आर्थिक नीतियों पर बहुत है। और कोई अमेरिका के राइटर हैं पॉल ग्रांट करके, कुछ ब्रास करके, क्या नाम है याद नहीं। हाँ जी, ब्रोस। उसके आप सही बता रहे हो। उसके 4 वॉल्यूम हैं, एक वॉल्यूम अलग से है, वो 5 मेरे पास रखे हैं। अच्छा। जब भी मेरा समय मिलता है मैं अब भी पढ़ता हूँ, दोहरा रहा हूँ उनको। उनकी आर्थिक नीतियाँ जितनी स्पष्ट थी, क्लियर थी, हम पढ़ते थे। मैंने एक बार कहा भी था चौधरी साहब, मैं आपके लुत्फ और वतन से पैदा तो नहीं हुआ, मेरा नाम भी वही है जो आपके लड़के का, पर मैं ताउम्र आपकी नीतियों का प्रचार करूँगा। वो अब भी कर रहा हूँ, जहाँ भी बैठा हूँ मैं उनकी नीतियों पर ही। ऐसे ईमानदार नेता मिलने ही मुश्किल, बहुत मुश्किल है। आज बस याद ही आते हैं, ऐसा हमने कोई दिखता नहीं जिसके पास अब भी हम जाके कहें कि हम आपके साथ हैं, आप इस तरह। अच्छा बाबूजी, अब तो आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा या महत्वाकांक्षा भी नहीं होगी? नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा तो नहीं है कुछ भी। और ये मैं कहूँ कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, वो तो आदमी जीवन भर रहता है। और मैं ये कहता हूँ हर आदमी राजनीतिक है। अच्छा। सुबह सुबह उठते ही राजनीति की चर्चा करता, चाय के पहले से, होटल, रेल, बस, कोर्ट कचहरी, बस अड्डा, कहीं चले जाओ, घरों में भी उठते ही आज ये हो गया, वो हो गया, राजनीति। तो हर आदमी राजनीतिक है। जो ये कहे ना कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, झूठ बोलता है। अच्छा। तो वो राजनीतिक तो मैं हूँ। तो भी आपका पार्टी के नाते मैं 1997-98 में स्वामी जी ने चुनाव लड़ा था, वाजपेयी ने बुला के टिकट दी थी। उस समय से हम जनता पार्टी में आ गए थे। स्वामी जी फिर 2 साल रहे भाजपा में, फिर वो बीमार हो गए, फिर वो आर्य समाज के काम में ही रहे। हमें भी कह रखा था भाई आर्य समाज का, हमने भी कह रखा था भाई आर्य समाज का हम जिएंगे करेंगे। वो रहे, उनके साथ आर्य समाज का भी किया। उसके बाद उन्होंने कोई राजनीति नहीं अपनाई, तो मेरा नाम तब से भाजपा में है, अब भी मेरा नाम भाजपा में है। अच्छा। पर ना तो मैं मार्गदर्शक मंडल में डाल रखा हरियाणा पर मार्गदर्शक मंडल समझ के मैं बैठा हूँ। कभी कोई ज़रूरी बात हो बुला लेते मैं चला जाता हूँ, नहीं बुलाते मैं नहीं जाता।
अब मैं एक कैसे कहूँगा राजनीतिक नहीं हूँ, नाम तो मेरा चल रहा है। राजनीतिक हो। चौधरी बंसीलाल से भी कोई परिचय हुआ आपका इससे? परिचय हुआ हमारा 1993 के दौरान। अच्छा। 1996 के 98 का इलेक्शन था, तब बहुत से जरूर साथ किए। चौधरी सुरेंद्र सिंह से ताल्लुकात रहे खूब। अच्छा। क्योंकि विधानसभा के टाइम वो भी एमएलए थे, मैं भी था, और वो भजनलाल के खिलाफ थे, हम भी खिलाफ थे, तो हमारी अच्छी राम दुआ सलाम थी, प्रचार थे। पर पार्टी में मैं कभी आर्य सभा, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी में नहीं रहा कभी। हाँ, लोकदल में कभी देवीलाल राजी रहा तो हम लोकदल में भी रहे, देवीलाल चरण सिंह से लड़ा रहा तो हम चरण सिंह के साथ। अच्छा, आपको वो याद है उस दौर में जब चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के बीच बिगाड़ हुआ था? किस बात पे और कैसे हुआ था, बता सकते? बस वो आमने सामने लड़ते तो हमने नहीं देखे, पर चौधरी चरण सिंह एक बात से गुस्से में नाराज़ हो के हमें भी बता दिया करते कई बार कि भाई देखो, रोने को हो जाया करते। मेरे अपोजिशन वालों ने भी मुझे बेईमान नहीं कहा, चौधरी देवीलाल मुझे बेईमान कह देता है ना, इससे बड़ा मैं अपमान नहीं मानता। बस इतना पता है हमें। बाकी अब क्या लड़े, चौधरी देवीलाल की भी हमने उतनी इज्जत की, आज भी करते हैं। कभी बुला के हमें कह देते ये एक साथ होते तो हरियाणा में तो इनका डंका बजता था। एक साल होते थे, देवीलाल के नारे हम लगाते थे, खूब काम करते थे। चौधरी आज भी कभी चुप तो रह गए, तो लुप्त ही हो गई, हरियाणा से तो है ही नहीं। है नहीं, भले ही लुप्त हो गए हों, पर उन आदमी में की लड़ाई भी रही हो, वो आदमी पसीने बहाता थे, वो थे पसीने के धनी। कौन? चौधरी देवीलाल। आदमी की सफलता के लिए दो ही सूत्र हैं, प्रतिभा या परिश्रम। प्रतिभा तो कंपनी लेके थे, हम गारंटी नहीं दे सकते, पर परिश्रम जो वो करते थे, सुबह 7 बजे तैयार होके कहते चलो कहाँ चलोगे, और रात के सोने तक उनके पसीने ने ही लोकदल बनाया, राज आया, विरासत में राज गया। आज भी कहीं न कहीं विरासत खड़ी है, कोई रख सके ना रख सके अलग बात है, उनके परिश्रम में कोई कमी नहीं थी। और चौधरी चरण सिंह में प्रतिभा थी और ईमानदारी थी, और वो मिल के वो उस लेवल तक गए, क्योंकि वो तो नेहरू को भी सीधा कह देते थे। जमींदार एबोलिशन एक्ट जब बनाया, नेहरू तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के हकदार थे, जो कि आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में आया है। जवाहरलाल उस टाइम चाहते थे। चौधरी चरण सिंह ने ये विरोध किया था 1967 में, इन्हीं बातों पर खटकी थी। बाद में जो कांग्रेस रह गई थी, 64 में गुजर गए थे जवाहरलाल नेहरू तो, पर उस टाइम भी यही बातें थी कि नहीं, कोऑपरेटिव फार्मिंग यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा। यहाँ किसान की इंडिविजुअल खेती ही चलेगी, और वो चाहेगा उस तरह चलेगी। तो 68 में वो फिर वो विरोध करके आज़ाद अपनी पार्टी बना के लड़े, मुख्यमंत्री बने। उसके बाद तो फिर 2 बार रहे मुख्यमंत्री, एक बार कांग्रेस की तरफ से, एक बार यूँ, और फिर सेंटर की राजनीति में आ गए। कोऑपरेटिव फार्मिंग का विरोध किया था उन्होंने। हाँ, जमींदारी एबोलिशन एक्ट उन्होंने बनाया। आप अपने उसमें कर लो, ये लोकसभा। हाँ, अपने इंडियन उससे लो, रसिया की जो कोऑपरेटिव फार्मिंग वो नहीं चलेगी यहाँ, नहीं चलेगी, क्योंकि प्रभावित थे पंडित जवाहरलाल नेहरू रसिया से। ये था मामला। दोस्तों, हम बात कर रहे थे चौधरी अजीत सिंह काद्यान से, जो 1980 में बेरी हल्के से चौधरी चरण सिंह की पार्टी के प्रत्याशी थे और इन्होंने चुनाव जीता भी। तो मैं बाबूजी का नंबर स्क्रीन पर दे दूंगा, आपको उस दौर की कोई राजनीतिक बात पूछनी हो इनसे तो ये आराम से आपको फुर्सत से वो सारी बातें बताएंगे। बाबूजी, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत भाई बहुत बढ़िया लगा मुझे, और मैं तो हर आदमी से सीखता हूँ। आप जैसे बुद्धिजीवी हैं, उनसे सीख के मुझे और पसंद आ रही है कि मैं कम से कम कुछ लोगों के सामने तो आ रहा हूँ, जो कि मुझे अब भूल चुके हैं। 80 को गुजरे, अब 40 साल से ज़्यादा हो गए। 3 साल का था, मतलब 1983 में जन्मा था। आपका जन्म है, तो मेरे टाइम के जो लोग हैं वो भी भूल लिए, पुराने कम जिंदा हैं, नयों से हम संपर्क रखते हैं, पर कोई ऐसी बात नहीं। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर बुराइयों के खिलाफ, चाहे राजनीतिक रूप से करें चाहे सामाजिक रूप से करें, हम करते रहेंगे। ठीक है बाबू, शुक्रिया।